हेलो, मेरा नाम विकास रावत है और मैं हूं फाउंडर और सीएमडी ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज लिमिटेड का। आज मैं आपको मेरा लेवल नेक्स्ट का जर्नी सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा कि हमने क्या अचीव किया है। 2016 में मैंने एक छोटे से आइडिया और जेब में कुछ 3 लाख रुपए के लोन से एक कंपनी स्टार्ट करी, जो कि आज ऑलमोस्ट पूरे देश में फैली हुई है। ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन रखती है और ये वैल्यूएशन हमने किसी फंडिंग से हासिल नहीं करी है, ये हमने अपने मेहनत से रेवेन्यू कमा के हासिल करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इकोसिस्टम में ये समझना कि कैसे एक कंपनी बिना किसी फंडिंग के इतने बड़े वैल्यूएशन पे पहुंची। प्लस मुझे ये गर्व होता है बोलते हुए कि हमारी कंपनी आज, मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत ही लिमिटेड ऐसी कंपनी होंगी, या मुझे अभी तक नाम भी खैर नहीं पता है, जो प्रॉफिटेबल हूं। हम अपने 5वें साल से प्रॉफिटेबल हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम एक स्टार्टअप होने के बावजूद टैक्स भर रहे हैं, एडवांस टैक्स भर रहे हैं और कंफर्टेबली ग्रोथ के साथ अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल गार्नर बेसिकली हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जहां पे आज ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 लोग काम कर रहे हैं और इसको अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस बना चुके हैं। ये हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा ह्यूमन नेटवर्क ऑफ सेल्स है। इसको बस 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आज किसी भी बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज बिजनेस हो, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सेल्स। और उसके लिए हमने अपनी कंपनी की स्थापना करी कि किसी भी बिजनेस को अगर सेल्स चाहिए तो वो हमारे पास आ सकता है। और बेस्ट पार्ट हमारी क्या है कि हम कोई अपफ्रंट चार्ज नहीं लेते हैं। वी आर द फर्स्ट एंड द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच इज पोस्ट पेड। आज प्रीपेड कंपनी भी नहीं है सेल्स के लिए। आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे मार्केटिंग करा लो, ब्रांडिंग करा लो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बट सेल्स की कोई बात नहीं करता है। सो यहीं पे हमें हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी और ये जो कंपनी का मेन फोकस है, इट इज ऑन सेल्स। ये हमारे नाम में भी है आज, ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज लिमिटेड। तो कहते हैं ना, कंपनी की जो सोच होती है, जब माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, जब उसका नाम रखते हैं, तो उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उसके नाम में कहीं ना कहीं होती है। तो वैसे ही जब हमने इस कंपनी को बनाया तो हमारी कंपनी पहले थी ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज ये एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जिसको हमने प्राइवेट लिमिटेड से अब लिमिटेड भी करा दिया। बहुत जल्द हम अपना आईपीओ भी लाने की तैयारी में है, क्योंकि अब हम प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो ये था मोटा मोटी ग्लोबल गार्नर क्या है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे लेवल नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, आपको हम यहां पहुंच गए ये हम ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं, हम यहां कैसे पहुंचे हैं। क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो यहां पहुंचना चाहते हैं। कई लोग हैं जो सोचते हैं कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो है कि लोगों से जाके पैसा लो और उससे कंपनी की वैल्यूएशन बनाओ। क्योंकि आज क्या हो गया है, लोगों को लगता है उनकी कंपनी को उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना दिया है, जबकि कंपनी प्रोडक्ट नहीं होती है, कंपनी का प्रोडक्ट होता है। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आज लोगों ने अपनी कंपनी को प्रोडक्ट बना के सेल करना शुरू कर दिया है। एक स्टार्टअप में एक तो कूल फैक्टर आ गया कि यार मैं स्टार्टअप ओनर हूं। स्टार्टअप ओनर होना कोई कूल फैक्टर नहीं है। जिसने सच में स्टार्टअप चलाया है वो जानता है ये एक आग का दरिया है और तैर के ही जाना पड़ता है इसमें से। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम आपको आज वो बताने वाले हैं कि आप, जो हमने अपनी जर्नी तय करी, हमने क्या क्या हर्डल्स देखे, उसके क्या सोल्यूशंस आए और उन सोल्यूशंस में हमारा लेवल नेक्स्ट हर बार निकल के आया। ओके, सो अब मैं बात करूंगा कि हमारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बोला, 2016 में, ऑफकोर्स 2015 में मुझे एक आइडिया था। आइडिया हम सबके पास होते हैं, बट दिमाग में ये था कि हाँ, एक कंपनी स्टार्ट करनी है और एक जॉब से बाहर निकल के कुछ अपना क्रिएट करना है। बट ऑफकोर्स ये बात है, आइडिया होना, उसके बारे में एक्साइटेड होना और उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल करना, ये अपने आप में एक टोटल डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। आइडिया हम में से आप जितने लोगों से दुनिया में मिलेंगे, हर के पास 10 आइडिया होंगे। जब कोई नया बिजनेस बड़ा बन जाता है तो वो कहता है यार ये तो मैंने बहुत पहले सोचा था। सोचने का अधिकार तो सबको है, इम्प्लीमेंटेशन का भी सबको है, बट इम्प्लीमेंट करते कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो आज जैसे आप देखोगे कि
किसी भी जर्नी, किसी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत किसी एक बहुत बड़े मकसद के साथ होती है और उसके कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल जोन में जब आदमी जाता है तो वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड कोल, विच इज प्रेशर। जिस पे प्रॉपर प्रेशर आया, उसने प्रेशर को अपने ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, वो डायमंड बन जाता है, और जिसने प्रेशर को प्रॉपरली नहीं लिया वो कोयला ही रह जाता है। सो हम बात करेंगे कैसे हमारी ये जर्नी जो हमने तय करी, ये कैसे, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, बट हमने कैसे अपना लेवल नेक्स्ट पे काम करते हुए इसको आगे लेके गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी लेवल नेक्स्ट के लिए फेलियर्स। बिना फेलियर्स के एक चीज याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगले महीने से रेवेन्यू आएगा और मैं एकदम सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसकी वजह से लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके इस फील्ड में उतरते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और जरा सा उनके सामने हर्डल आता है, वो वापस जॉब में चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, अरे यार बिजनेस तो होना तो बहुत कूल है, उस कंपनी का देखो 8,000 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, उस कंपनी का देखो 50,000 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, केवल 10 साल में उसने ये जर्नी जरा सी टाइम में कवर कर ली। ये 10 साल आप तो केवल लास्ट का 10वां साल देख रहे हैं, उसने जो पहले 9 साल किया है, वो कहता है ना, अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना खुद पड़ता है, दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू होती है, और वो शुरू हमेशा एक फेलियर से होगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता था, बहुत अच्छा जॉब था। मुझे नहीं लगता जिस तरह का ग्रोथ मैंने मेरे कॉर्पोरेट करियर में देखा, उस तरह का किसी और ने उस टाइम में देखा होगा, क्योंकि मेरे आमने सामने कोई नहीं था। I was 23 when I was branch manager, और वो भी कॉर्पोरेट में जाके HDFC ऐसी कंपनी में, फिर बिरला में एज अ टेरिटरी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मल्टीनेशनल कंपनी में, ये सब मैंने देखा। बट 25 साल की उम्र तक मैं ये सब देख चुका था, बहुत जबरदस्त ग्रोथ। बट वो कहीं ना कहीं एक इचिंग थी। जब मैं गुजरात आया तो एक थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। मैं एक यूपी को बिलोंग करता हूँ और हमारे वहाँ जॉब भगवान होता है। हमारे वहां 10,000 रुपए की भी जॉब होगी तो वो भगवान है। तो हमारा एक कहते ना जो ग्रोथ थी वो पूरा हमको ये सिखाते हुए की गई थी कि जॉब करो, 30% 35% ग्रोथ लो, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। बट जब गुजरात आया तो देखा नहीं यार, यहाँ तो एक अलग ही माहौल है, ये डिफरेंट इंडिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बिजनेस को वो इज्जत है शायद जो यूपी में IAS PCS बनने पे मिलती है इज्जत, और यहाँ पे शायद वो गवर्नमेंट जॉब को वो इज्जत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक कहते ना वो बीज किसी ने बो दिया कि बिजनेस अच्छी चीज है। और फिर जब जॉब में थोड़ा ट्रांसफर्स हुए, मैं मेरी फैमिली से दूर हुआ, तो मुझे लगा कि यार पैसा बहुत अच्छी बात है, सैलरी भी एक अच्छा मिल रहा है, वाइफ मेरी अलग जॉब कर रही है, माँ भी। मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पैसे से दिक्कत थी इसलिए मुझे बिजनेस शुरू करना था, मैं मेरी फैमिली से डिस्कनेक्टेड था इसलिए मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना था। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि यस, मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा। एंड इट वॉज जस्ट एक कहते हैं ना बिना किसी प्लानिंग के। सबसे पहला जो मैं एडवाइस करता हूं किसी को भी, प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग विच इज आप अचानक कुछ सोचो और अचानक कर दो, क्योंकि उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मुझे हुई। क्योंकि मैंने एक रात सोचा और अगले दिन मैंने सुबह रिजाइन कर दिया कि नहीं, मुझे अब कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, वो कूल होना है, बट बिजनेस सब अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मुझे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था, तो मैंने मेरा सबसे पहला वेंचर जो किया वो फूड इंडस्ट्री में ही किया। तो जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई वो हुई सूरत से। नौकरी छोड़ दी थी, अब कुछ स्टार्ट करना था, तो खाना बनाना अच्छा आता था, तो सोचा खाने का ही बिजनेस कर लेते हैं, और पेपर पे बड़ा लुक्रेटिव दिखता है कि 70-80% मार्जिन है, तो कहीं ना कहीं से पैसा अच्छा कमा लेंगे। तो सूरत से जर्नी स्टार्ट हुई। सूरत में एक मैंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, कुछ 5-6 लाख रुपए पूंजी लगा के, एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट, करीब 600-700 स्क्वायर फीट का था, और रोल्स वगैरह हम बना के बेचते थे वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा बिजनेस, पिकअप बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। क्योंकि मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ की कुछ बड़े एक्सक्लूसिव रोल्स वगैरह मैं सूरत में बेच रहा था। सूरत में लोग खाने पीने के शौकीन भी हैं, तो अच्छा पूरा सिस्टम सेट हो गया था। अब कहते हैं ना कि बिजनेस का कोई नॉलेज ना होना, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस होना कई बार आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। कई बार नहीं, मुझे लगता है हर बार प्रॉब्लम में डाल देता है। तो हुआ वही,
एक छोटे से आउटलेट ने मुझे अच्छा दिया और पहले महीने से ही अच्छा रेवेन्यू आने लगा, 30-40 हजार रुपए बचने लगा। तो मैंने कहा यार अगर 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मुझे 30-40 हजार रुपए महीना दे सकता है तो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा और बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा तो वही मल्टीपल में आएगा। बट एक्सेल और रियल फील्ड दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एक्सेल तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बट जब आप धूप में निकलते हैं और सच में फील्ड में कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और वही मेरे साथ हुआ। फिर मेरे पास जितना पैसा बचा हुआ था, मैंने ये नहीं सोचा कि वर्किंग कैपिटल जैसा कुछ मुझे सेव करना है कि लेट से 6 महीने अगर मुझे इस रेस्टोरेंट को अपनी जेब से चलाना पड़ेगा तो कहां से चलेगा। क्योंकि मैंने पहले रेस्टोरेंट में देखा कि मुझे बहुत सक्सेस मिला, पहले ही रेस्टोरेंट से मुझे 40-50 हजार रुपए महीना आने लगा। तो बस मैंने ये सोचा यार ये मेरा केवल 15 लोग बैठ के खा सकते हैं तो मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूं, मैं अगर 200-250 लोगों को बैठा के खिलाऊंगा तो लाखों के हिसाब से रुपए आएगा। जो मेरी बेसिक सैलरी थी 3-4 लाख रुपए, वो मेरे को लगता था कि यार वो मेरे को आराम से मिल जाएगा तो बस हो गया, बहुत बढ़िया, मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा। तो ये 30-40 हजार देगा, 2-3 लाख वो देगा, तो जो मैं सैलरी कमा रहा था, इंसेंटिव कमा रहा था, वो सब मेरा सेट हो गया। तो मतलब मैं तुरंत एट पार आ गया, मतलब एकदम कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, और वहीं पे काम खत्म। मैंने वो रेस्टोरेंट खोला, बड़ा रेस्टोरेंट खोला, ऑफकोर्स खुल तो गया क्योंकि पैसे लगाने थे, खर्चा करने के टाइम में तो खर्चा हो जाता है, बट एंड में चलाना भी होता है। बट हम जहां फेल हुए वो सबसे बड़ा था कि ये नॉलेज ना होना कि वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमने रेस्टोरेंट खोल दिया, लोग स्टाफ उसी हिसाब से हायर कर लिए, बड़ा रेस्टोरेंट था तो स्टाफ भी ज्यादा था, मल्टी कुजीन भी खोल दिया। वहां पे हम केवल एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट्स कर रहे थे, यहाँ में हमने मल्टी कुजीन कर दिया कि पूरा एक 150 पन्ने का मेन्यू हो गया, वो सब हमने कर दिया बिना किसी उसके नॉलेज के। और वहीं हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई। 6 महीने भी हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि हमें अपनी जेब से चलाना पड़ गया, और ऑफकोर्स ये बात है हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, तो वो बिजनेस बहुत जल्दी ही बंद हो गया मेरा। और वो बड़ा आउटलेट तो बंद हुआ ही हुआ उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो वो जो छोटा रेस्टोरेंट जो मुझे थोड़े बहुत पैसे बना के भी दे रहा था वो भी मेरा बंद हो गया। अब ऑफकोर्स ये बात है, जब सब कुछ बंद हो गया तो फिर क्या कर सकता है कॉर्पोरेट वाला बंदा, वो वापस नौकरी में चला जाता है। तो मैंने भी वही किया, मैं रिलायंस के साथ वापस चला गया नौकरी में, और मैंने कुछ टाइम नौकरी किया, बट वो समहाउ वो अंदर से किक नहीं आ रहा था अब जॉब में। और एक फेलियर टैग कहते हैं ना, जो मैंने लास्ट 5-7 साल में एक बहुत स्ट्रांग करियर देखा, और मैं हमेशा एक सक्सेसफुल लोगों के बीच में मैं प्रेजेंट होता था, नंबर 1, नंबर 2, यंगेस्ट अचीवर, दिस एंड दैट। वो अचानक लगा कि यार ये एक नया टैब मुझे मिल गया कि बिजनेस में फेलियर। तो बस वो एक अनरेस्ट था जब तक मैं जॉब में रहा। फिर मुझे लगा नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं फिर से बिजनेस शुरू करूंगा, और इस बार थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होकर करूंगा। पहले उस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करूंगा, फिर क्रिएट करूंगा। और वो किया मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कुछ पार्टनर्स ढूंढे अपने बिजनेस के लिए जो मुझे फंड कर सके, कि पैसे बचे नहीं थे मेरे पास। और फिर हमने ये हनीकॉम नाम से एक ब्रांड शुरू किया। अगेन क्योंकि फूड समहाउ मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था और बड़ा डिवोशन के साथ मैंने उस बिजनेस को किया, तो कहते ना सक्सेस भी भगवान ने दी हमें। अचानक मुश्किल से 2 साल के अंदर हमने ऑलमोस्ट 26 नए रेस्टोरेंट्स खोले। एंड दिस टाइम वी हैव गॉन फॉर फ्रेंचाइज बिजनेस, कि हमने अपने रेस्टोरेंट खोलने से ज्यादा ये फोकस किया कि हम फ्रेंचाइजीज को इनवाइट करें, फ्रेंचाइज अपना इन्वेस्टमेंट करें, और फ्रेंचाइज हमसे केवल सर्विसेज लें जो हम अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज समझ लीजिए दे रहे हैं उनको। ब्रांड एक रहेगा, उनको सप्लाई करना, उनको कैसे रेस्टोरेंट चलाना, वो सब हम बस सिखाएंगे। और वो हमारा किक भी किया अच्छा। ऑलमोस्ट 26 रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया हमने खोले, जिसमें से काफी गुजरात में भी थे, यूपी में भी थे, और बहुत अच्छा चल रहा था। बट अगेन मैंने वहां से फिर एक गलती किया, और गलती जनरली जब भी मैंने किया तो एक ग्रोथ का ओवर कॉन्फिडेंस जब मेरे अंदर आया कि यार ये तो एकदम से मेरा 100x हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा, वहीं पे मैंने देखा जनरली मैंने गलतियां की हैं। अब हुआ ये कि बिजनेस क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ इन्वेस्टर, क्योंकि उस समय एक हवा चली हुई थी 2012-13 में, जब आप देखते थे 14 में कि लोग फंडिंग बहुत एक दूसरे से लेके और वो फंडिंग के बेस पे बिजनेस ग्रो कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई जब सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं, मैं भी एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूं, प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहा हूं, तो मुझे भी लोग इन्वेस्टमेंट देंगे। और वही हुआ, मैंने जैसे ही पहला किसी को पिच किया और उन्होंने तुरंत रेडी हो गए, उन्होंने बोला हाँ 10 करोड़ देते हैं और शुरू करते हैं। बट देन माइंडसेट बहुत छोटा था, और कहीं ना कहीं जब हम वैल्यूएशन निकली कंपनी की 300 करोड़, उनको लगा कि इसका मेजर हिस्सा विकास के पास है। कहीं ना कहीं उन्होंने फिर
प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू की, जहां पे अगेन नॉलेज की कमी की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे लगा मैं लीगल केस करूंगा तो मैं जल्दी से जीत जाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा लीगल सिस्टम थोड़ा सा डिले है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, आप फाइल करोगे, ये करोगे, उसकी वजह से मेरा वो कंपनी भी बंद हो गया। अब सब कुछ बंद और हम ऑलमोस्ट सड़क पे। अब ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करें जिसमें पैसा भी ना लगे, क्योंकि अब ये मेरी प्रॉब्लम थी। और मुझे लगता है अब कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम है कि भाई पैसा नहीं है बट बिजनेस करने की इच्छाएं बहुत हैं। अब मैंने अपने आप से पूछा कि मेरा बेस्ट क्या है, मैं किस चीज में बेस्ट हूं। क्या मैं खाना बनाने में बेस्ट हूं, मैं रेस्टोरेंट बनाने में बेस्ट हूं, या मैं सेल्स में बेस्ट हूं। तो अंदर से मुझे आवाज आई कि मैं अगर किसी चीज में, आज अगर मेरा रेस्टोरेंट सक्सेस था, हम फ्रेंचाइज बेच पा रहे थे, तो मेरे सेल्समैनशिप की वजह से हो रहा था। हम शायद ऑपरेशनली संभालने के लिए हमें पैसे किसी से चाहिए थे, मगर हमें सेल करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। तो समहाउ मैं सेल्स में तो बहुत अच्छा था, मगर ऑपरेशनली करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती थी। तो इस बार फाइनली, जो मैं आज आपको कंपनी के बारे में शुरुआत में बताया, अब ये कंपनी को मैंने स्थापित किया, जिसका मैंने सोचा मैं कोर केवल एक चीज पे रखूंगा, दैट इज सेल्स। और दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सेल्स की बात करती हो। किसी भी व्यापारी का माल बेचना पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के, ये आज तक नहीं हुआ था। और यहीं पे मेरा पहला सक्सेस और ग्रैंड सक्सेस मुझे मिला। और उस जो फेलियर सेशन था, उससे मैंने एक चीज सीखा कि एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा लेजी होना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब आप खटाखट कोई डिसीजन ले लेते हो बिना सोचे समझे, तो कई बार उसके ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेते हो। तो आजकल मैं ये एक नया चीज मैंने लोगों को बोलना शुरू किया है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज अ किलर। व्हेन यू, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे तो सब पता है, मैं ये बिल्कुल सही है, जो भी मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मेरे अलावा कोई सही नहीं है। तो मुझे ये मेरे कहते हैं ना, लेटेस्ट मेरा लास्ट 3-4 साल से मैं अपने आप में मानता हूं कि नहीं, हर चीज हर आदमी को पता नहीं हो सकती है। बिकॉज किसी ने बड़ा अच्छा फेज बोला है, व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो, दैट यू डोंट नो। तो आपको जो पता है वही आपको पता है, हर चीज आपको नहीं पता है। तो इसलिए आपको अपने लेवल नेक्स्ट के लिए नॉलेज होना किसी भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मेरा बहुत स्ट्रांग एजुकेशन नहीं रहा है। मैंने ग्रेजुएशन भी प्राइवेट किया, उससे पहले भी बस केवल मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा ठीक था, बाकी सब बिल्कुल पुअरेस्ट बोलूंगा स्टूडेंट रहा हूं। बट आज मैं जब भी कुछ सोचता हूं तो मैं सोचता हूं इस फील्ड का बेस्ट आदमी या नॉलेजेबल आदमी मुझे चाहिए होगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा आजकल मेरे बच्चों को भी ये बोलता हूं कि पढ़ाई करो, क्योंकि जैसे जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जैसे कहते हैं ना MBA किया हुआ है, IITN है, या पढ़ा लिखा आदमी है, वो उसके सामने एक ऐसे ट्रायंगल का साइन बना होगा, उसमें बीच में बर्निंग फायर वाला एक वो बना होगा, तो ये समझ में आ जाता है कि इसको छूने से ये गर्म होगा। हम जैसे लोग क्या होता है, जब छूते हैं तो पता चलता है कि हाथ जल गया, अच्छा हाँ ये गर्म है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है व्हेन यू हैव नॉलेज, और आप जब बिना नॉलेज के कुछ चीज प्रैक्टिकल करते हो। तो मैंने हर बार अपने हाथ जलाए, उससे सीखा और फिर आगे बढ़ा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने, या तो आप नॉलेज गेन कर लीजिए, या ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जिनके पास वो नॉलेज हो, जो आपको गाइड कर सकें। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लेवल नेक्स्ट पे आपको वही लोग ले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, ऑफकोर्स मैंने कभी फंडिंग को अपना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनने दिया, क्योंकि इस बार, क्योंकि मेरे पुराने फेलियर से मैंने एक चीज सीखा, गलत फंडिंग आपकी कंपनी खत्म कर देती है। गलत फंडिंग या गलत लोग आपकी कंपनी में आ गए पैसा लेके, सिर्फ पैसा लेके बैठे, विजन नहीं देख रहे हैं, पर्पस नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, दे विल किल यू। और ऐसे हजारों बिजनेस हैं, मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जिनमें इन्वेस्टर आने के बाद शायद जो फाउंडर था वही बाहर कर दिया गया। करेक्ट? जैसे मेरा बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो मेरा साथ हनीकॉम में हुआ, बट ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे। तो फंडिंग ऑफ कोर्स इज अ प्रॉब्लम, बट मैंने अपने बिजनेस को प्रोडक्ट नहीं बनाया। आज क्या हो रहा है, जैसे आप लोगों को देखेंगे तो बिजनेस को प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने कि भाई मैं इतना पहुंचूंगा, मेरी वैल्यूएशन यहां पहुंचेगी, मैं इतने में एग्जिट ले लूंगा, मैं इतने शेयर्स बेच दूंगा। उन्होंने अपने बिजनेस को ही प्रोडक्ट बना दिया है। वेयरएज मेरा मानना है बिजनेस एक लॉन्ग टर्म और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, आप बहुत सारे परिवार चला रहे हैं अपने साथ। आपका एक विजन है जो शायद दूसरा नहीं देख पाए, वो सिर्फ पैसा डाल रहा है, उसको अपने पैसे में ग्रोथ चाहिए, वो केवल ये देख रहा है आपका नेक्स्ट फंडिंग राउंड कब हो रहा है, क्योंकि उसका एग्जिट उसको उसमें मिलता है। करेक्ट? तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम बहुत सारी थी कि लेवल नेक्स्ट के लिए, जैसे फंडिंग, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसा मैंने आपको मेरा बैकग्राउंड बताया, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, टेक्नोलॉजी नहीं समझता था, बट मेरे बिजनेस में टेक्नोलॉजी 80% चाहिए थी। ऑफ कोर्स सेल्स कोर है, बट हम टेक्नोलॉजी से उसको सपोर्ट करते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के हमारी कंपनी यहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। लास्ट 2 साल में 200 करोड़ की वैल्यूएशन से 7,000 करोड़ पहुंचना आसान नहीं था हमारे लिए, बट ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम यहां पहुंच पाए। तो अब ये कैसे करें? पैसे तो केवल 3 लाख रुपए थे जेब में, तो मैंने उस आदमी को सबसे पहले ढूंढा जिसका नाम है करण चौहान। करण चौहान मेरे कंपनी में पूरा टेक्निकल देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज थी, मुझे नहीं थी, बट मैंने उस शख्स को अपने साथ ढूंढा कि भाई जो मेरे साथ इस जर्नी में आएगा। और अच्छा, उनसे कहां मिला था मैं? हनीकॉम में। वो हनीकॉम में मेरे वहां ज्वाइन किए थे एज ए जॉब। तो मुझे लगा कि यार इस बंदे को टेक्निकल नॉलेज है, मुझे 0 है, एटलीस्ट इनको 5 तो है, फिर आगे चल के जब कंपनी में पैसा बढ़ेगा तो और बड़ा टेक्निकल ले आएंगे। बट आज की डेट में जो मैं हायर कर सकता हूं वो यही है। उनको मैंने बुलाया, मैंने बात की, अपना विजन बताया, एंड ही अग्रीड टू इट एंड ही बिकेम माय फर्स्ट एम्प्लॉय। उस समय तो केवल एम्प्लॉय बन के आए थे, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, सब कुछ है। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता, तो मैं अपग्रेड हो नहीं सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात, अब टेक्नोलॉजी सीखने बैठूंगा तो सेल्स भूल जाऊंगा, जो जिसमें मैं बेस्ट हूं। मैं मानता हूं आई एम अ गुड सेल्समैन। आज आप मेरा प्रोफाइल भी पढ़ेंगे, मैं अपने प्रोफाइल में हर जगह सेल्समैन जरूर लिखता हूं, क्योंकि आई एम गुड एट सेलिंग एंड आई नो दैट आई एम गुड एट सेलिंग। मैं सेल्स के अलावा बाकी कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैंने फिर और लोगों के पास गया मैं कि भाई कॉर्पोरेट कैसे चलाया जाता है। हमारे पास रमेश बटाविया जैसे लोग आए जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है। आज उनकी एज जो है शायद मेरे से डबल होगी, मगर एक्सपीरियंस मुझसे 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने हजारों कंपनियों को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं, कई कंपनियों को 0 से हजारों करोड़ की बनाया है। तो दे नो हाउ टू मेक बिग ब्रांड्स विदाउट फंडिंग। मैं बार बार बिना फंडिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फंडिंग से कई बार हमारी कोर वैल्यूज ऑफ बिजनेस चली जाती हैं, जहां पे हमें बिजनेस डाइवर्ट करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, जस्ट टू मेक आवर इन्वेस्टर्स हैप्पी। वो हमारा विजन कई बार किल हो जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट फंडिंग, बट मैं ये कह रहा हूं पहले अपने बिजनेस को उस स्टेज पे ले जाइए, अपने पैसे पे रिस्क लेके या लोन लेके, जहां पे आप बाउंड है कि आपके ऊपर प्रेशर आए। वो कोल और डायमंड वाला हिसाब याद रखिएगा, प्रेशर नहीं है। अगर इजी फंडिंग मिल गया, इजी घर का पैसा लगा दिया, लग रहा है यार ठीक है ये डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा चालू कर देंगे, तो आप कभी भी उस बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा। प्रेशर चाहिए, बहुत चाहिए। तो हमने क्या किया, वैसे लोगों के साथ जाके मिलना शुरू किया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जब मिस्टर रमेश बटाविया हमारे साथ आए। ही इज अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मेंटर। अब वहां से हमारी जर्नी जो हुई वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुई। फिर कंप्लायंसेस, अब मुझे लगा यार ये कंप्लायंस, लीगल, पेपर डॉक्यूमेंट वर्क, ये बैकएंड कौन संभालेगा पूरी कंपनी का। देन मैंने मेरे वाइफ को अप्रोच किया कि यार आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, शी इज वर्किंग विद एसबीआई सिंस लास्ट 15 साल से वो एसबीआई के साथ थी। तो एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम करने का फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आप बड़े प्रोसेसेस सेट करना जान जाते हैं। और एसबीआई जैसी जॉब में वो थी तो उनके पास वॉल्यूम बिजनेस, एंड वो बैंक में थी, कोर बैंकिंग में, तो शी नोज कि कैसे सेटअप करना है प्रोसेसेस, लीगल कैसा होना चाहिए, एंड वो एक पूरा सिस्टम सेट करने में मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो मैंने उनको बोला आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए। अब जैसे ही मैंने उनको बोला जॉब छोड़ दीजिए, तो मेरा परिवार फिर से मेरे पीछे दौड़ा कि यार तुम पागल थे अभी तक, तुम नौकरी छोड़ के बैठे हो, तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है तुम करो, मगर अपनी वाइफ को ये सब मत करवाओ। वो सरकारी नौकरी में, और मैंने जैसा बोला हमारे वहां यूपी में नौकरी भगवान है और सरकारी नौकरी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो कोई भी नहीं छोड़ता जिसमें पेंशन मिलने वाली हो, राइट, अच्छी सैलरी मिल रही हो। तो वो जब मैंने मेरी वाइफ को प्रपोज किया कि आप अपनी जॉब छोड़ो और हमारे साथ आओ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई फैमिली से ये वो, बट फाइनली वी डिड इट। तो जितना कंप्लायंस है आज वो देखती हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे हर हर्डल के लिए मैं अपग्रेड नहीं हो सकता था, बट मैंने क्या किया, उन लोगों को कन्विंस किया मेरे कंपनी में आने के लिए जो इस हर्डल को दूर कर सकते थे, चाहे वो इक्विटी देके हो, चाहे लिमिटेड पैसा, क्योंकि पैसा हमारे पास हमेशा लिमिटेड रहा।
आज कंपनी भले ग्रो कर रही है, आज हमारा रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है, बट ये हमेशा शुरुआत से नहीं था। और जैसे मैंने बोला, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और हमारे पास केवल 3,08,000 रुपए की कैपिटल थी, वो भी एक क्रेडिट कार्ड पे मैंने लोन लिया था सिर्फ, जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को शुरू किया था। सो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा अपनी लास्ट 2 बातों से। एक, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में प्रोसेसेस समझना। प्रोसेसेस क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? कई बार लोग होता है कहते हैं कि पैसा आ जाए ना, मैं प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दूंगा, और प्रोसेस कहता है तुम प्रोसेस इंप्लीमेंट करो, पैसा आ जाएगा। तो ये वो चिकन और एग जैसी स्टोरी हो जाती है कि मुर्गी पहले आएगा कि अंडा। लोग प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी बड़े नहीं बन पाते हैं। जैसे आज अगर मुझे आईटी सर्विसेज चाहिए तो मैं एक कंसल्टेंट हायर करूंगा जो मुझे आईटी के लिए गाइड करे, या मैं ऐसा कोई एम्प्लॉय हायर करूंगा जो मुझे उसके लिए गाइड करे। कंप्लायंस में नहीं सीख सकता, लीगल में नहीं सीख सकता, तो मुझे ऐसे लोगों को अपने साथ करना पड़ेगा जो मुझे इस चीज के लिए गाइड करें। प्रोसेसेस आर दी की। और अगर आपके पास समय है और आपको लग रहा है यार मुझे एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो जिस स्ट्रीम में बिजनेस बनाना है ना, उस स्ट्रीम में जाके एक बार नौकरी करिए। अगर आपको अदानी जैसी, अंबानी जैसी कंपनी बनानी है तो आपको उसी कंपनी में जाके जॉब करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रोसेस लर्न कर पाएंगे, क्योंकि इन कंपनियों ने वो सब हर्डल्स देख लिए हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर हमें यहां से बॉम्बे ड्राइव करके जाना है तो हम अपना अलग रास्ता नहीं बनाते हैं, जो बना हुआ हाईवे उसी पे जाते हैं। तो पहले सीख लीजिए हाईवे पे कैसे कैसे रोड साइन है, ये है वो है, तब आप अपना अलग से रास्ता बनाइए। फिर आप एक यहां से लेके दीव तक का एक नया रास्ता खोद दीजिए। मगर उसको सीखने के लिए पहले उस हाईवे पे चले जाइए जो ऑलरेडी बना हुआ है, उससे सीखिए कि क्या गलतियां हैं, इन्होंने जो गलतियां की वो आप नहीं रिपीट करिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। और अपनी गलतियों से तो आपको सीखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो सबसे बड़ा लर्निंग है मेरे अभी तक के एंटरप्रेन्योरल लाइफ में, वो ये है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर चीज को अपना एक ग्रेजुअल समय दो, वो अपने हिसाब से ग्रो करेगा। तुरंत जो डिसीजन होते हैं वो कई बार आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं। सो टू लर्न द प्रोसेस, ईदर हायर अ गुड कंसल्टेंट, गो टू अ मेंटर हु कैन गाइड यू, हु कैन ट्रेन यू, बिकॉज हर चीज आपको नहीं पता है। क्योंकि आपको जो पता है आपको सिर्फ वही पता है। या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए जिस तरह से आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो उसी कंपनी में जाके जॉब कर लीजिए। अपने समझ लीजिए आपका जो एस्पिरेशनल वैल्यू है कि यार मैं एक इस तरह की कंपनी बनना चाहता हूं। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप मैकडॉनल्ड जैसी ब्रांड बनाना चाहते हैं, पहले जाके मैकडॉनल्ड में कुछ दिन जॉब करिए। लर्न द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, आप जो भी बनना चाहते हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ उठिए, उनके साथ सोचिए। अब आप बोलेंगे यार मुझे तो बिल गेट्स के जैसा बनना है, मैं उनके साथ कैसे जाके बैठूंगा, उठूंगा, बात करूंगा। आज बेस्ट पार्ट हमारी जनरेशन के लिए क्या है, डिजिटलाइजेशन। मुझे बिल गेट्स के साथ बैठने की जरूरत नहीं है अगर मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, उनकी बात समझना चाहता हूं। आज हजारों वीडियो पड़े हैं आपके यूट्यूब पे, जाइए और उनको सुनिए। आप बीबी की वाइन्स सुन के उनके जैसा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। आप फर्जी टिकटॉक देख के या इंस्टाग्राम पे ये फालतू की रील्स देख के कभी भी उतना बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो बनना है उसको देखिए। मैं हमेशा मानता हूं ऑरा बहुत काम करता है। आप कोई चीज सोचना शुरू करिए। वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि पूरी कायनात ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज मैं ग्लोबल गार्डनर में यहां पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। हमने जब जर्नी स्टार्ट करी थी और आज तक में इस फॉर्मूले ने हमेशा वर्क किया है। हमेशा सामने से लोग चल के आए हैं हमें मदद करने के लिए। चलिए लास्ट में 1-2 मिनट की स्टोरी और आपको सुनाता हूं। तो मैं इस जो बात को बोल रहा हूं इसको आप बिल्कुल स्टैंपिंग कर सकते हैं, मेरे साथ हुआ है। कैसे? हमारा बहुत बुरा फेस चल रहा था। ऑलमोस्ट बीच में 2 साल ऐसे थे जब हम बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टेज पे पहुंच गए थे, क्योंकि एक बड़े कॉर्पोरेट ने हमें इक्विटी बाय करना चाहा और हमने जब एडवांस ले लिया उसके बाद उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही थी, ये वो हो रहा था। तो हमने सोचा नहीं यार ये एथिकल नहीं है और हमें मजा नहीं आ रहा था, हमने वो डील कैंसिल कर दी। हमने उनके 1 करोड़ रुपए वापस भी कर दिए। अब सोचिए
उस स्टेज पे जब कंपनी केवल 7-8 महीने पुरानी है और उसको 700 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिल रहा है, 350 करोड़ में कोई इक्विटी लेने की बात कर रहा है और हमें 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी कर दिया उन्होंने। अब हमने जब उनको मना किया तो उन्होंने उसको अपने ईगो पे ले लिया। अब उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए हमें बर्बाद करने के लिए। हमारा जो सेल्स हेड था उसको ले गए, हमारा जो सीटीओ था उसको ले गए, जिस भी एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस थी उन्होंने सबको उठा लिया। एंड उस पूरी चीज को करने वाले मेरे मेंटर थे जिनको मैं एचडीएफसी टाइम से अपना गुरु मानता था। करेक्ट। अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा सेटबैक था हमारे लिए कि मतलब सबसे पहले तो वो आदमी जिसको आप भगवान मानते हो वो आपके अगेंस्ट में चला गया, जिसने पैसे के लिए आपको धोखा दे दिया। आपकी वो टीम जिसको आप अपने भाई जैसे, बंधु जैसे, और उनके ग्रेट टाइम में आपने हमेशा उनको हेल्प करी। उनका सबसे बुरा टाइम जब था, 10-15 लाख रुपए उनको जरूरत थी, आपने लोन अपने ऊपर लेके उनको पैसे दिए। अब वो पूरी टीम चली गई। करेक्ट। मगर अब कहते हैं ना, भगवान ने किसी तरह हमें हिम्मत दी कि नहीं चलो तुम शुरू रखो, आगे बढ़ते रहो। बट कहते हैं ना, वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। 2018-19 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। हम एकदम गिरना शुरू कर दिया क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, रूमर्स भी फैल गए, कंपनी बंद हो गई, इसीलिए सब छोड़ रहे हैं, ये वो सब बताना शुरू किया लोगों ने। बहुत सारी तरीके से परेशानी, लीगल ये वो सब किया गया। मैं इन सब चीजों से तो लड़ रहा था, बट फाइनेंशियली कैसे लड़ूं? क्योंकि अब एक कंपनी रनिंग स्टेज पे जब आ जाती है तो उसके एक फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। 15-20 लाख रुपए आपको स्टाफ को ही सैलरी देना है। अब हुआ ये, एक महीना था जब मुझे लगा नहीं यार हमारी कंपनी आगे चलेगी और इसको भगवान आगे चलाना चाहता है। तो वो क्या थी स्टोरी? उस महीने मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी ईएमआई भरूं। चलो स्टाफ को तो फिर भी बोल सकते हैं यार हम 15 दिन बाद पैसे दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, और स्टाफ कहीं ना कहीं से तो चला लेगा। बैंक को नहीं बोल सकते हैं। हमारी 5 से 6 लाख रुपए की ईएमआई ड्यू थी और मेरा कभी भी आज तक कोई चेक बाउंस नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और वो ऐसा महीना था जब मुझे लगा, और मैंने सारे हाथ पांव मार लिए उससे 15 दिन पहले, कि मुझे कहीं से कोई पैसा दे दे। मैंने बोरो करने के लिए 10 फ्रेंड को फोन करा, बड़े बड़े जो मेरे जानने वाले थे उनको फोन किया, बट मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला। अब मैं ये मान के बैठ चुका था कि मेरा चेक इस बार बाउंस होगा और कुछ तो प्रॉब्लम होगी, घर की भी ईएमआई बाउंस होंगी सारी, और जो बिजनेस में हमने लोन लिए हैं वो सब भी बाउंस होंगे। बट आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन क्या हुआ। अर्ली मॉर्निंग मेरे पास एक मैसेज आया कि 7,62,000 समथिंग रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। और मुझे कहीं से एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये पैसा कहां से आया, और उसमें कोई लिखा भी नहीं था नरेशन में कि ये कहां से आया, बिकॉज वो कुछ कोड टाइप का पड़ा था। मैंने सबसे पहले एक चीज करी, मैंने उस पैसे को उठाया और अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। मैंने कहा अगर ये गलती से मेरे अकाउंट में आया है पैसा तो मैं वापस तो कर दूंगा, बट जब तक बैंक मुझे बोलेगा ये ट्रैक होगा मैं फिर बाद में ये वापस कर दूंगा, मगर अभी मैं इसको पर्सनल अकाउंट में ले जाता हूँ। मैं ले गया, फिर मैंने मेरे अकाउंट टीम को मैसेज किया कि यार ये पता तो करो ये आया कहां से पैसा, क्योंकि ये पैसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मतलब कहीं से हमारा कोई ड्यू भी नहीं था जो हमें पैसा कोई वापस कर दे। बट उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले तो मेरा जो वो 5-6 लाख रुपए का ईएमआई था वो उससे निकल गया, तो मेरे को एक भी चेक बाउंस नहीं हुए, सबसे बड़ी चीज। अब वो पैसा आया कहां से, ये जो मिस्ट्री थी, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, बट वो सॉल्व हुई। कैसे हुई? हमें पता चला जो हमने पिछले साल इनकम टैक्स फाइल किया था उसका ये रिटर्न आया। अब वो ऐसा दिन था जब मेरे अंदर ये 100% हो गया, क्योंकि कई बार होता है ना जब आप बिजनेस में बहुत डाउन चल रहे हो तो कई बार आप सोचते नहीं यार ये बिजनेस एक्चुअली हमारे है ही नहीं किस्मत में, और हम किस्मत को दोष देके कहते नहीं यार ये नहीं है और हम बंद कर देते हैं इसको। बट उस दिन भगवान ने इस चीज के ऊपर स्टैंप लगा दी, नहीं इस कंपनी को आगे लेके जाओ, ये बड़ी बनेगी बट तुम्हें चलते रहना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से वहीं से हमारी जो जिद थी उसको एक नई दिशा मिली। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कीप जिद्दी कीप वॉकिंग, इसको हमने फिर अपना मंत्रा बना लिया और हम फिर चलते रहे, और आज हमारा सफर वहां तक पहुंच गया है कि आज हम ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैल चुके हैं। आज 7 से 8 हजार लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, 300 करोड़ के ऊपर हम बिजनेस कर चुके हैं, 7,000 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन रखे हैं, और अब हम एम कर रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था बनने का इंडिया से। और इसके लिए जो नॉलेज चाहिए, जो लोग चाहिए, अब हम उनको अपने साथ करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा केवल आपको सबमिशन यही है, जो आप बनना चाहते हैं उनके साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आपको उनके घर जाने की, उनकी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। जितने बड़े लोग हैं उन सब की हजारों वीडियोस आपके YouTube पर हैं।
आपके पास ऐसे हजारों चैनल है जहां पे आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, उनकी जीवनी पे हजारों बुक लिखी जा चुकी हैं, उनके एक एक फेज को पढ़िए, बार बार पढ़िए, आप सीख जाएंगे बिजनेस। मगर फोकस आपके ऑरा को काम पे लगाइए अपने, क्योंकि वही आपको इन सब चीजों से आउटपुट लाके देगा। आप जो बोलते हैं करते हैं वो आप बनते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, होप वी मीट सून। थैंक यू।